नमस्कार दोस्तों, एमएसपी कोचिंग क्लासेज के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम ऐसे विषय के बारे में चर्चा करेंगे जिसका कोई सा भी कंपटीशन एग्ज़ाम हो जिसमें उस विषय का बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान होता है और आपको हर विषय को समझने के लिए इस विषय का ज्ञान होना अति आवश्यक है। आज हम भूगोल विषय के बारे में अध्ययन करेंगे और आज का ये वीडियो उन सभी विद्यार्थियों के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण रहेगा जो विद्यार्थी बिल्कुल शुरू से तैयारी कर रहे हैं जीके की। तो उन विद्यार्थियों को अगर भूगोल को समझना है, किस प्रकार से भूगोल को पढ़ना है, कुछ बेसिक जानकारियाँ हम आज शेयर करेंगे। तो मैं सभी विद्यार्थियों से तो आज हम शुरुआत करते हैं भूगोल के बारे में। और ये भूगोल की क्या है, एक छोटी छोटी जानकारियाँ हैं, बेसिक जानकारियाँ हैं जिनको क्या है विद्यार्थी छोड़ देते हैं, अक्सर इन चीज़ों को इग्नोर कर देते हैं और एग्ज़ाम में एक या दो क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं जो उन विद्यार्थियों के लिए एक प्लस पॉइंट होता है। तो हमें बेसिक से कोई भी चीज़ को अगर पढ़ रहे हैं तो हमें बिल्कुल बेसिक से उसको समझना अति आवश्यक है। और यहाँ से एक दो क्वेश्चन डायरेक्ट एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, तो हम उन्हीं चीज़ों से मैं आपको रूबरू कराऊंगा आज। तो शुरुआत करते हैं हम भूगोल से, यानी कि भूगोल। भूगोल अब सबसे पहले तो हमें भूगोल के बारे में हम समझेंगे कि भूगोल है क्या, भूगोल शब्द कहाँ से आया, किन शब्दों से मिलकर बना, इसकी उत्पत्ति कैसे हुई, सबसे पहले इस शब्द का प्रयोग किसने किया। तो ये सारी छोटी छोटी जानकारियाँ होती है जिनको हम तैयारी जब करते हैं कंपटीशन की तो हम इनको क्या है इग्नोर कर देते हैं और डायरेक्ट हम है ना भूगोल को, जैसे मान लो इंडिया ज्योग्राफी वहाँ से पढ़ना स्टार्ट कर देते हैं, वर्ल्ड ज्योग्राफी वहाँ से स्टार्ट कर देते हैं। ये छोटी छोटी जो जानकारियाँ हैं इनको छोड़ देते हैं हम। तो थोड़ा सा मैं उनको आपको समझाने का प्रयास करूँगा कि ये भी एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। और एक क्या होता है, इन छोटी छोटी जानकारियों से भी हमारा एक कॉन्फिडेंस जो लेवल होता है वो बढ़ता है। जब हमें छोटी छोटी बेसिक जो जानकारियाँ होती है ये हमें याद होती है, याद होने से क्या है हमारा उस विषय के प्रति एक जो कॉन्फिडेंस होता है, आत्मविश्वास, वो बढ़ जाता है और चीज़ों को क्या है बिल्कुल शुरू से समझने में हमें बहुत ज़्यादा आसानी होती है। तो आज हम भूगोल देखो, जो भूगोल जो शब्द है यानी कि जियोग्राफी, ज्योग्राफी जो शब्द है ये दो शब्दों से मिलकर बना है। एक तो है जियो प्लस ग्रापस, जी यानी कि जो जियोग्राफी जो शब्द है ये दो शब्दों से मिलकर बना है, जियो और ग्राफस। यहाँ पर जो है जो जियो है इसका अर्थ होता है भू, भू। और जो ग्राफस जो शब्द है इसका अर्थ होता है वर्णन करना, वर्णन करना, वर्णन करना या व्याख्या करना, व्याख्या करना। यानी कि ज्योग्राफी जो शब्द है ये दो शब्दों से मिलकर बना है, जियो और ग्रापस। यहाँ पर जियो का अर्थ होता है भू, भू का अर्थ होता है भूमि या पृथ्वी से, ठीक है। और ग्रापस का अर्थ होता है वर्णन करना अथवा व्याख्या करना। यानी कि भू या भूमि का अध्ययन करने वाला विषय ही क्या कहलाएगा, भूगोल कहलाएगा। यानी कि जिस शास्त्र के अंतर्गत भूगोल में भू या भूमि का अध्ययन किया जाता है उस विषय को क्या कहा जाता है, भूगोल कहा जाता है। यानी कि भूगोल, अब भूगोल के अंतर्गत हमें किसका अध्ययन करना है, भूगोल। और भूगोल के अंतर्गत हमें किसका अध्ययन करना है, तो हमें इसमें भूमि या इस पृथ्वी का अध्ययन करना है। इसके बाद हम बात करें जैसे कि भूगोल, भूगोल जो शब्द है ये भूगोल, भूगोल जो शब्द है, भूगोल शब्द, अब भूगोल शब्द दुनिया में सर्वप्रथम, यानी कि जो ज्योग्राफी जो या शब्द था ये सबसे पहले दुनिया में देने वाला वैज्ञानिक कौन था, तो उन वैज्ञानिक जो भूगोलवेत्ता थे उन महोदय का नाम था इरेटोस्थनीज। यानी कि भूगोल शब्द दुनिया में सबसे पहले किसने दिया, तो सबसे पहले इरेटोस्थनीज
भूगोल शब्द दुनिया में सबसे पहले किसने दिया? तो इरेटोस्थनीज ने दिया। इसलिए इरेटोस्थनीज को भूगोल का पितामह भी कहा जाता है। इसलिए इरेटोस्थनीज को क्या कहा जाता है? पितामह। अब आपसे पूछ लें कि भूगोल शब्द सबसे पहले किसने दिया? तो भूगोल शब्द सबसे पहले इरेटोस्थनीज ने दिया। इसलिए इरेटोस्थनीज को भूगोल का पिता भी कहा जाता है। इसके बाद आगे चर्चा करें। अब इन्होंने इरेटोस्थनीज थे, इन्होंने केवल भूगोल शब्द दिया था और ये इन्होंने क्या है, भूगोल की क्रमबद्ध रूप से या सुव्यवस्थित ढंग से ये अध्ययन नहीं कर पाए थे, इसलिए इन्हें पिता का दर्जा नहीं दिया गया। अब भूगोल जो शब्द था, इस भूगोल शब्द का सुव्यवस्थित रूप से यानी कि एक क्रमबद्ध रूप से, क्रमबद्ध रूप यानी कि भूगोल शब्द का क्रमबद्ध रूप से जो अध्ययन किया था वो किया था हिकेटियस ने, हिकेटियस। इसलिए हिकेटियस को क्या कहा जाता है? हिकेटियस को भूगोल का पिता कहा जाता है। तो यहाँ भी अपन को ध्यान में रखना है, भूगोल शब्द तो सबसे पहले किसने दिया था? भूगोल शब्द दिया था इरेटोस्थनीज ने, ठीक है। और उसी शब्द का क्रमबद्ध रूप से सुव्यवस्थित ढंग से जो अध्ययन करने वाले जो भूगोलवेत्ता थे उनका नाम था हिकेटियस। इसलिए हिकेटियस को भूगोल का पिता कहा जाता है। अब आपसे आधुनिक भूगोल के पिता भी पूछ लें कि वर्तमान में भूगोल के पिता कौन है, तो आधुनिक भूगोल के पिता, आधुनिक भूगोल के जनक, तो आधुनिक भूगोल के जनक, तो आधुनिक भूगोल के जनक कहा जाता है हमबोल्ट को। किसको कहा जाता है? हमबोल्ट महोदय को आधुनिक भूगोल का जनक कहा जाता है, ठीक है। यानी कि ये तीन जो छोटी छोटी जानकारियाँ हैं ये भी हमें ध्यान में रखना है कि भूगोल शब्द सबसे पहले किसने दिया? तो इरेटोस्थनीज ने दिया था, ठीक है। इसलिए इरेटोस्थनीज को पितामह कहा जाता है। क्रमबद्ध रूप से यानी कि भूगोल शब्द का क्रमबद्ध रूप से सुव्यवस्थित ढंग से अध्ययन किसने किया था? हिकेटियस ने किया। इसलिए हिकेटियस को भूगोल का जनक या पिता कहा जाता है। इसके बाद आधुनिक भूगोल का जो जनक है वो हमबोल्ट, आधुनिक भूगोल का जनक हमबोल्ट को कहा जाता है। ये भी आपको ध्यान में रखना है। हमबोल्ट के साथ यहाँ पर रिटर महोदय का भी नाम आता है, हमबोल्ट व रिटर, ये भी आप ध्यान में रख सकते हो। यानी कि आधुनिक भूगोल के जनक कौन हो गए? हमबोल्ट व रिटर। अब भूगोल में हमें पता लग गया कि भूगोल जो शब्द है, भूगोल शब्द में हमें किसका अध्ययन करना है? तो भूगोल में हमें किसका अध्ययन करना है? इस पृथ्वी का, यानी कि जो हमारी ये पृथ्वी है, इस पृथ्वी का ही हमें अध्ययन करना है भूगोल विषय के अंतर्गत। यानी कि जो हमारी पृथ्वी है, इस संपूर्ण पृथ्वी का ही हमें अध्ययन करना है। अब भूगोल जो है इसके अंतर्गत हम इस पृथ्वी का अध्ययन करेंगे, ठीक है। अब पृथ्वी, ये जो हमारी पृथ्वी है, इस पृथ्वी के बारे में भी हमें छोटी छोटी जानकारियां हैं, जो बेसिक जानकारियां होती है वो हमें होना आवश्यक है। चाहे आप भूगोल में जो भी आपके जो सिलेबस के अकॉर्डिंग आप पढ़ रहे हो, तो सिलेबस के बाहर जो प्रारंभिक चीज़ें होती है वहाँ से भी प्रश्न आ जाते हैं। तो चलो हम पृथ्वी के से शुरू करते हैं। देखो, जो हमारी ये पृथ्वी है, इसका जो क्षेत्रफल है लगभग 51 करोड़ वर्ग किलोमीटर। इसका जो क्षेत्रफल है हमारी पृथ्वी का लगभग, पृथ्वी का जो क्षेत्रफल है वो लगभग 51 करोड़ वर्ग किलोमीटर है, ठीक है। इसके बाद हम बात करें आकृति की, कि हमारी जो पृथ्वी है, पृथ्वी की आकृति कैसी है, ये भी हमें ध्यान में होना चाहिए। तो हमारी पृथ्वी क्या है? हमारी पृथ्वी जो है ये पूर्ण रूप से गोल नहीं है। जिस प्रकार हम ग्लोब देखते हैं, ये ग्लोब है, इसमें पूर्ण रूप से आपको गोल लग रही है, लेकिन ऐसा नहीं है। क्योंकि जो हमारी पृथ्वी है, ये जो पृथ्वी है, ये हमारी जो ये विषुवत रेखा है यहाँ पर, इसको हम भूमध्य रेखा भी बोलते हैं। ये यहाँ पर क्या है? 0 डिग्री अक्षांश, 0 डिग्री जो अक्षांश रेखा है, इसको हम भूमध्य रेखा भी बोलते हैं, विषुवत रेखा भी इसे कहा जाता है। और ये हमारी पृथ्वी के यहाँ पर है ध्रुव, ये यहाँ पर क्या है? ध्रुव है, इनको हम पोल या ध्रुव कहते हैं। ये यहाँ पर है ध्रुव, ये ध्रुव। तो हमारी पृथ्वी की आकृति पूर्णतः गोल न होकर के हमारी पृथ्वी क्या है? इन ध्रुवों से क्या है? पिचकी हुई है, यानी कि ये यहाँ से चपटी है बिल्कुल।
इस प्रकार से। और जो ये विषुवत रेखा जो है, इस विषुवत रेखा से ये क्या है, विस्तृत है, यहाँ से क्या है, ये फैली हुई है। इसके पीछे का कारण ये था कि जो हमारी पृथ्वी थी, प्रारंभ में क्या थी, हमारी जो पृथ्वी थी, हम समझेंगे उसको भी आगे, तो थोड़ा सा यहाँ भी समझें कि इसकी आकृति पूर्णतः गोल न हो करके इसकी आकृति चपटी या बुआब क्यों है, गोलाब भी कहा जाता है। एनसीईआरटी की जो हमारी किताब दे रखी है उसमें पृथ्वी की जो आकृति के लिए जो शब्द दिया गया है वो बताया गया है बुआब, बुआब। इसको आप गोलाब भी बोल सकते हो, गोलाब, गोलाब भी कहा जाता है। इसके अलावा हमारी पृथ्वी की जो आकृति है वो है लवक्ष्याकार, ये भी आप ध्यान में रख सकते हो, लवक्ष्याकार, या इसे जियाउड, जियाउड, ये हमारी पृथ्वी की आकृति है। यानी कि हमारी पृथ्वी पूर्णतः जो है, एक प्रकार से हमारी जो पृथ्वी है पूर्णतः गोल ना होकर के चपटी है। यानी कि जो है हमारी पृथ्वी, ये प्रारंभ में क्या थी, बिल्कुल पिघली हुई अवस्था में थी। उस समय पिघली हुई अवस्था में जब ये थी तो हमारी जो पृथ्वी का जो यहाँ पर जो गुरुत्वाकर्षण बल होता है, पृथ्वी का जो गुरुत्वाकर्षण बल होता है वो सर्वाधिक गुरुत्वाकर्षण बल का जो मान होता है वो ध्रुवों पर ज़्यादा होता है। यानी कि जो यहाँ पर है यहाँ पर ज़्यादा होगा दोनों ध्रुवों पर, ठीक है। और यहाँ पर जो भूमध्य रेखा होती है, विषुवत रेखा होती है, यहाँ पर इसका मान कम होता है। इस कारण क्या है, यहाँ से है ना फैली हुई है, यहाँ से फैली हुई है, और ये यहाँ से क्या है, दोनों ध्रुवों से थोड़ी सी चपटी है। इसलिए हमारी पृथ्वी की जो है जो आकृति है वो गोल ना हो करके किस प्रकार की है, बुआब या गोलाब है। इसके बाद हम आगे बात करें तो हमारी जो है हमें पृथ्वी, अब पृथ्वी की हम थोड़ी सी उत्पत्ति के बारे में भी समझ लेते हैं। यानी कि जो हमारी पृथ्वी थी, अब जो ये पृथ्वी, अब पृथ्वी की उत्पत्ति कि हमारी पृथ्वी कैसे बनी, तो इसके संदर्भ में हम एनसीईआरटी की जो बुकें हैं उनके सहारे में हम देखते हैं कि एक इसमें एक सिद्धांत है जिसको नाम दिया था बिग बैंग का सिद्धांत। बिग बैंग का मतलब होता है महाविस्फोट, महाविस्फोट का सिद्धांत। थोड़ा सा हम समझेंगे, बेसिक जानकारी है, इतना डीपली जाने की जरूरत नहीं है। वो तो क्या है, जिनके भूगोल विषय हैं तो उनको थोड़ा सा डीपली पढ़ना पड़ता है ये चीज़। अब जो बिग बैंग की जो थ्योरी है ये क्या कहती है हमसे कि लगभग आज के अरबों साल वर्ष पहले, यानी कि लगभग 15 अरब वर्ष पहले, जब समय की गणना भी नहीं होती थी, उस समय की बात है कि हमारा जो ये है ब्रह्मांड, इस ब्रह्मांड में क्या हुआ, एक बहुत बड़ा विस्फोट हुआ, और उस विस्फोट को क्या कहा जाता है, बिग बैंग, यानी कि महाविस्फोट हुआ। महाविस्फोट क्यों हुआ, क्योंकि इसके पीछे भी बहुत सारे कारण हैं, ठीक है। तो हम इतने डिटेल से नहीं पढ़ेंगे, बेसिक हमें जानकारियाँ समझनी है। तो विस्फोट हुआ तो उस विस्फोट से ही सौरमंडल का निर्माण हुआ है। यानी कि जितने भी आज हमें सौरमंडल में जितने भी ग्रह हैं, उपग्रह हैं, इन सब का निर्माण इस महाविस्फोट से ही हुआ है, ठीक है। तो इसी महाविस्फोट से ही हमारा जो एक ग्रह है उनमें से पृथ्वी, तो इस पृथ्वी की उत्पत्ति भी उसी महाविस्फोट में से हुई है। अब जब कोई भी चीज़ का विस्फोट होता है तो उस समय, विस्फोट के समय क्या थी, बिल्कुल आग के गोले के समान थी हमारी पृथ्वी। यानी कि जो हमारी पृथ्वी थी अपनी उत्पत्ति के समान कैसी थी, बिल्कुल इस प्रकार से आग के गोले के समान थी, विस्फोटिंग। यानी कि प्रारंभिक अवस्था में हमारी पृथ्वी कैसी थी, बिल्कुल आग के गोले के समान थी, आग के गोले, बिल्कुल गर्म थी, ठीक है। अब ये बिल्कुल गर्म है, आग के गोले के समान है। अब इसको क्या है, ठंडी होने में बहुत समय लगा, यानी कि धीरे धीरे कालांतर में समय गुजरता गया और हमारी पृथ्वी धीरे धीरे ठंडा होना इसने प्रारंभ किया। अब जैसे जैसे पृथ्वी पूर्ण रूप से ठंडी हो गई, ठंडी होने के बाद में भी इसमें है ना अलग अलग भूभाग बने, अलग अलग प्रकार के यहाँ पर मंडल बनेंगे जो हमारी पृथ्वी में हमें वर्तमान में देखते हैं। यानी कि जब ये आग के गोले के समान थी, उसके पश्चात है ना हमारी पृथ्वी इस प्रकार से ठंडी अवस्था में आई है, इस प्रकार से ठंडी अवस्था में आई। अभी ठंडी अवस्था में आने के कारण है ना इसमें है ना 3 मंडलों का निर्माण हो जाता है वहाँ पर। इसके बाद में चौथा जो मंडल बनेगा ज्योमंडल, मैं उसको भी समझाऊंगा तीनों मंडल कैसे बने, क्योंकि पृथ्वी में हमें वर्तमान में ना 3 मंडल देखने को मिलते हैं। देखो इसमें एक तो हमारे पास होता है स्थल मंडल, स्थल
मंडल, यानी कि हमारी पृथ्वी में एक तो कौन सा मंडल होता है, स्थल मंडल। इसके बाद एक है हमारे पास यहाँ पर जलमंडल, जलमंडल। एक है हमारे पास यहाँ पर वायुमंडल, वायुमंडल, ठीक है। इसके बाद में जब ये 3 मंडल बने प्रारंभ में, ये 3 मंडल अस्तित्व में आए, इसके बाद में एक छोटा, क्योंकि जब इन तीनों मंडलों के बीच में आपस में एक संगठन बन जाएगा तो यहाँ पर क्या होगी, जीव की उत्पत्ति होगी, ठीक है। और उसी जीव से एक चौथा मंडल अस्तित्व में आता है जिसका नाम हम दे देते हैं जैव मंडल। अब ज्योग्राफी के अंतर्गत हम इन चारों मंडलों का ही अध्ययन करते हैं। स्थल मंडल, अब स्थल मंडल में हम क्या क्या चीजें पढ़ते हैं आगे समझेंगे। जलमंडल है, यानी कि जलमंडल में जितने भी महासागर हैं ये सारे इसके अंतर्गत पढ़े जाते हैं। वायुमंडल में पढ़े जाते हैं, ठीक है। इसके बाद में जैवमंडल। तो इस प्रकार से हमारी संपूर्ण, यानी कि जब हम वर्ल्ड ज्योग्राफी पढ़ते हैं तो इस सारे मंडलों का हमें अध्ययन करना पड़ता है, तो हमारी सारी जो विश्व का जो भूगोल होता है वो कंप्लीट हो जाता है। अब थोड़ा थोड़ा हम बेसिक जानकारी यहाँ से एक इन मंडलों का अस्तित्व कैसे आया, जैसे हमने समझा कि पृथ्वी थी, पृथ्वी कैसे बनी, कि किस प्रकार थी, प्रारंभिक अवस्था में बिल्कुल आग के गोले के समान थी, धीरे धीरे ठंडी हुई, ठंडी होने के कारण ही इन मंडलों की उत्पत्ति होगी। थोड़ा सा हम इनको भी समझेंगे कि ये मंडल कैसे बने। तो इन मंडलों को समझने, देखो जब हमारी पृथ्वी थी, पृथ्वी बिल्कुल कैसी थी, आग के गोले के समान थी, यानी कि इस प्रकार थी, बिल्कुल आग का गोला था एक प्रकार से। अब जब आग की गोले के समान थी हमारी पृथ्वी प्रारंभिक अवस्था में, यानी कि ये कैसी थी, बिल्कुल आग का गोला, गर्म थी इस प्रकार से, ये आग का गोला जो हमारी पृथ्वी थी बिल्कुल आग के गोले की समान थी ये, ठीक है। अब जब ये धीरे धीरे ठंडी हुई, अब कोई भी चीज़ ठंडी होती है तो उससे क्या निकलती है, गैसें निकलती है, धुआं निकलता है, ठीक है। इस प्रकार से क्या निकलती है, गैसें निकलती है, यानी कि गैसें निकली, यहाँ से गैसें निकली, गैसें, और गैसें को क्या बोलते हैं हम, वायु। गैस को ही क्या बोलते हैं हम, वायु, ठीक है। यानी कि जब ये हमारी पृथ्वी थी, पृथ्वी बिल्कुल आग के गोले की समान थी, आग के गोले की समान थी, तो ठंडी हुई, ठंडी होने से क्या निकलती है, गैसें निकलती है, और गैस को हम क्या बोल देते हैं, वायु। और इसी वायु से किसका निर्माण हो गया, वायुमंडल का। किसका निर्माण हो जाएगा, वायुमंडल का। ये भी हमें समझना है, ठीक है। इसके बाद में ये जो कठोर भूभाग जो बच गया, क्योंकि गैसें निकल गई, गैसें निकलने से तो वायुमंडल का निर्माण हो गया, और ये जो कठोर भूभाग बच गया, बिल्कुल कठोर जो भूभाग बच गया, इस भूभाग का हमने नाम दे दिया स्थल मंडल। क्या नाम दे देंगे इसका, जो कठोर भूभाग बच गया था हमारे पास, कठोर भूभाग, और इसका हमने क्या नाम दे दिया, स्थल मंडल, ठीक है। ये 2 मंडल बन गए। अब जब हमारा वायुमंडल बना तो वायुमंडल में भी क्या हुआ, देखो बहुत, इसमें वायुमंडल में ना बहुत प्रकार की गैसें होती है, ठीक है, हजारों प्रकार, मतलब जब वायुमंडल बन रहा था, वायुमंडल में ना बहुत से प्रकार की गैसें थी। यहाँ पर हाइड्रोजन भी थी, ऑक्सीजन थी, नियोन थी, क्रिप्टॉन थी, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड थी, बहुत सारी गैसें थी। उन्हीं गैसों में से देखो हाइड्रोजन गैस भी थी, यहाँ पर H को हम क्या बोलते हैं, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन गैस भी थी। एक उन्हीं में से एक थी ऑक्सीजन, ठीक है। मैं आपको थोड़ा सा समझाने के हिसाब से बता रहा हूँ कि इन मंडलों की उत्पत्ति कैसे हुई थी, ठीक है। तो देखो वायुमंडल थी, वायुमंडल में बहुत सारी गैसें थी, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, बहुत सारी गैसें रहती है वायुमंडल में भी, नाइट्रोजन है, हीलियम है, बहुत सारी, ठीक है। उन्हीं में से 2 गैसें हैं, एक हाइड्रोजन थी, एक ऑक्सीजन थी। इन्हीं में से क्या हुआ, 2 अणु तो किसके मिले, हाइड्रोजन के मिले, और एक अणु किसका मिला, ऑक्सीजन का मिला, यानी कि इससे मिलकर क्या बन गया, H2O। और H2O किसका रासायनिक सूत्र है, तो जल का, ठीक है। तो इन्हीं से यहाँ पर क्या हुआ, जल की उत्पत्ति हुई, यानी कि इसी से किसका, जल से किसका निर्माण हो जाएगा, जलमंडल का। जल से कौन सा मंडल बन गया हमारा, जलमंडल, ठीक है। 3 मंडलों की उत्पत्ति समझ में आ गई कि वायुमंडल कैसे बना, जब ये आग के गोले की समान थी, पृथ्वी धीरे धीरे ठंडी हुई तो गैसें निकली, और गैसों को हम क्या बोल सकते हैं, वायु, ठीक है। और वायु से किसका निर्माण हो गया, वायुमंडल। और इसी वायुमंडल में ना 2 गैसें मिली, यानी कि हाइड्रोजन के 2 अणु मिले, और ऑक्सीजन का 1 अणु मिला, और इससे किसका निर्माण हो गया, जल का, H2O जल का। और इसी जल से किसका निर्माण हो गया, जलमंडल का, ठीक है। और जो कठोर भूभाग था, ठंडा होने के पश्चात जो कठोर भूभाग बचा, उसको हमने क्या नाम दे दिया, स्थल मंडल, ठीक है। ये
3 मंडल इस प्रकार बने। जब इन 3 मंडलों में धीरे धीरे आपस में इनका एक संगठन बना, एक निश्चित संगठन बना कि वायुमंडल में कितने प्रतिशत नाइट्रोजन होना चाहिए, कितने प्रतिशत ऑक्सीजन हो, 21% ऑक्सीजन हो, ठीक है। इस प्रकार से क्या हुआ, एक यहाँ पर जीवन की संभावना बनी हमारी पृथ्वी पर, क्योंकि यहाँ पर पानी था, वायु भी था, वायुमंडल था, ठीक है। इस प्रकार धीरे धीरे इन वायुमंडल और जो जलमंडल है इनमें आपस में एक निश्चित संगठन बना सारे मंडलों में। तो इसी से क्या होगा, जीव की उत्पत्ति होगी। यानी कि इस जल में ही प्रथम जीव की उत्पत्ति कहाँ पर होती है, जल में। प्रथम जीव की जो उत्पत्ति होती है, प्रथम जीव की उत्पत्ति, और प्रथम जीव की उत्पत्ति कहाँ पर होती है, तो जल में होती है, ठीक है। और जल से प्रथम जीव की उत्पत्ति हो गई, और इसी जीव से किसका निर्माण हो जाएगा, जीवमंडल का। जो वर्तमान में जितने भी जीव जंतु वनस्पति हैं, ये सारे जीव, यानी कि इनको हमने क्या नाम दे दिया, जीवमंडल। ये चौथा मंडल हो गया। इस प्रकार से जो हमारे पृथ्वी पर ये 4 मंडल है, इनकी उत्पत्ति हुई धीरे धीरे। इनकी उत्पत्ति होने में बहुत काफी समय लगा, ठीक है। और इस प्रकार से वर्तमान में जो हमारे मंडल हमें देखने को मिलते हैं, ये वायुमंडल है जो हमारे स्थल मंडल से ऊपर है, क्योंकि वायु हल्की होती है, हल्की होने के कारण ऊपर जाकर के जमा हो जाती है, ठीक है। इससे तो ये वायुमंडल का निर्माण हो गया, ठीक है। इसके बाद में ये कठोर भूभाग है, ये कठोर भूभाग, इसका हमने क्या नाम दे दिया था, स्थल मंडल, ठीक है। इसके बाद में इसी कठोर भूभाग में जो निचला भाग था, वहां पर जो पानी था यानी कि जल था, वो जाकर के वहां पर एकत्रित हो गया, और इसका हमने क्या नाम दे दिया, जलमंडल, ठीक है। इसी जल में प्रथम जीव की उत्पत्ति हुई, जिसका नाम हमने क्या, उसी से किसका निर्माण हो जाता है, जीवमंडल का, ठीक है। ये एक प्रकार से हमारे पृथ्वी में ये है। अब हम जब ज्योग्राफी में पढ़ते हैं तो इन्हीं मंडलों का अध्ययन किया जाता है। अब जैसे हम वर्ल्ड ज्योग्राफी की बात करें, विश्व के भूगोल की, ये वर्तमान की संरचना ये इस प्रकार का है हमारा। ये स्थल मंडल हो गया, ये वायुमंडल, और ये जलमंडल। स्थल मंडल है कठोर भूभाग, जहाँ पर सभी जीव जंतु निवास करते हैं, उसको हम स्थल मंडल कहते हैं, ठीक है। वायुमंडल ये हमारे ऊपर का जो जहाँ पर वायुमंडल है, ये वायुमंडल हो गया, ठीक है। इसके बाद में ये जलमंडल, और इन्हीं में जीव की उत्पत्ति हुई आपस में, इसी से मिलकर के बन गया हमारा जीवमंडल। ये 4 मंडल है हमारी पृथ्वी पर, ठीक है। अब इसके बाद हम बात करें आगे। अब हमें जो है, जब हम एक एग्ज़ाम की दृष्टि से पढ़ते हैं सिलेबस के अकॉर्डिंग, तो बहुत से एग्जाम होते हैं। सेकंड ग्रेड एग्जाम की बात करें, हम रिट की बात करें, या राजस्थान लेवल के और भी एग्जाम है, इंडिया लेवल के एग्जाम है, वहाँ पर भूगोल विषय जो ज्योग्राफी है, तो ज्योग्राफी को अलग अलग पार्ट में करके पढ़ते हैं। जैसे हम बात करें वर्ल्ड ज्योग्राफी विश्व का भूगोल अलग हो गया। विश्व के भूगोल के अंतर्गत जब हमें तो विश्व के जितने भी महाद्वीप है, महासागर है, उनका हम अध्ययन करते हैं। फिर उसके बाद मान लो हम इंडिया ज्योग्राफी हो गया, राजस्थान ज्योग्राफी हो गया, वो यहीं से निकलता है। लेकिन ये बेसिक जो जानकारियाँ हैं, ये भी हमें ध्यान में होना जरूरी है। अब इसके बाद हम बात करें, हमें देखो भूगोल के अंतर्गत हम वही बात कर रहे थे, पृथ्वी के बारे में हम बात कर रहे थे कि पृथ्वी का ही हम अध्ययन करेंगे। लेकिन इसको कैसे पढ़ा जाता है, ताकि हमें एग्जाम की दृष्टि से और सिलेबस के अकॉर्डिंग हम इनको अध्ययन किस प्रकार करें, तो वही बात कर लेते हैं। देखो ये है हमारी पृथ्वी, ठीक है, और इसी पृथ्वी को हम 2 भागों में करके पढ़ते हैं। इस पृथ्वी में ये 2, एक तो हो गया हमारे पास स्थल मंडल, और एक है हमारे पास जलमंडल। थोड़ा सा ये भी समझ लेते हैं, ठीक है। अब जो स्थल मंडल है, ये संपूर्ण पृथ्वी के लगभग 29% भूभाग में स्थित है, और जो जलमंडल है, ये संपूर्ण पृथ्वी के 71% भूभाग में स्थित है, ठीक है। अब स्थल मंडल के अंतर्गत जो है, स्थल मंडल में हम क्या पढ़ेंगे, तो स्थल मंडल में हम पढ़ेंगे महाद्वीप, यानी कि स्थल मंडल के अंतर्गत महाद्वीप पढ़े जाते हैं, और जलमंडल का निर्माण किससे होगा, महासागरों से, ठीक है। यानी कि जलमंडल में हम किनको पढ़ेंगे, महासागर, ठीक है, महासागरों को पढ़ेंगे। अब ये भी जानकारी कर लेते हैं हम कि स्थल मंडल में कुल कितने महाद्वीप हैं, यानी कि महाद्वीपों की संख्या की बात करें तो महाद्वीप कितने हैं हमारे पास, 7 महाद्वीप हैं। वर्तमान में कितने महाद्वीप हैं, 7 महाद्वीप हैं, ठीक है। इसके बाद अगर महासागरों की बात करें तो महासागर कितने हैं, 5 महासागर हैं, और एनसीईआरटी में 4 भी दे रखे हैं, ये भी ध्यान में रखने हैं, 5 महासागर हैं। अब महाद्वीप कौन कौन से हैं वो भी हम समझेंगे, ठीक है, क्योंकि यहाँ से ना बहुत सी बार प्रश्न पूछ ले जाते हैं कि निम्न में से अवरोही क्रम में जमाइए, यानी कि महाद्वीप जो है हम क्रम से पढ़ेंगे बड़े से छोटे की ओर। तो सबसे नंबर 1 जो सबसे बड़ा, दुनिया का सबसे बड़ा जो महाद्वीप है वो है हमारा एशिया महाद्वीप, एशिया महाद्वीप, ठीक है। ये दुनिया का सबसे बड़ा महाद्वीप है, एशिया महाद्वीप।
इसके बाद में दूसरे नंबर का जो सबसे बड़ा महाद्वीप है वो है अफ्रीका महाद्वीप, अफ्रीका महाद्वीप। इसके बाद में तीसरे नंबर का जो सबसे बड़ा महाद्वीप है वो है हमारे पास उत्तरी अमेरिका महाद्वीप। इसके बाद में चौथे नंबर का है हमारे पास दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप। चौथे नंबर का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा हो गया? दक्षिण अमेरिका महाद्वीप। पांचवें नंबर का सबसे बड़ा महाद्वीप, यहाँ पर कंफ्यूज हो जाते हैं बहुत से विद्यार्थी, यूरोप को मान लेते हैं, जबकि यूरोप नहीं है। पांचवें नंबर में सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? वो है हमारे पास अंटार्कटिका, अंटार्कटिका महाद्वीप। इसके बाद में छठे नंबर का जो सबसे बड़ा महाद्वीप है हमारे पास, छठे नंबर में आएगा यूरोप। कौन सा महाद्वीप आ जाएगा? यूरोप। इसके बाद में सातवें नंबर का जो महाद्वीप है हमारे पास, जो सबसे छोटा महाद्वीप है वो है हमारे पास ऑस्ट्रेलिया। इसको ओशनिया भी कहा जाता है, ऑस्ट्रेलिया, ठीक है, ये ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप हो गया। तो ये हमारे पास 7 महाद्वीप हो गए, ठीक है। आपको 7 महाद्वीपों का क्रम ध्यान में होना चाहिए। ये हमारे पास है बड़े से छोटे की ओर, यानी कि अवरोही क्रम में है, ये अवरोही, ये भी आप ध्यान में रखेंगे, अवरोही क्रम में, यानी कि बड़े से छोटे की ओर। बहुत सी बार डायरेक्ट एग्जाम में से प्रश्न पूछे जाते हैं, ठीक है, कि निम्न को अवरोही क्रम में जमाइए। बिल्कुल सिंपल सा है। हम क्या है, छोटे छोटे जो है इनमें ध्यान नहीं देते हैं, लेकिन एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाते हैं। तो ये भी हमें ध्यान में होना चाहिए कि सबसे बड़ा कौन सा है? एशिया है, फिर अफ्रीका है, उत्तरी अमेरिका, फिर दक्षिण अमेरिका, फिर अंटार्कटिका, अंटार्कटिका के बाद में यूरोप, यूरोप के बाद में ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। अब इसी प्रकार हमें ना 5 जो महासागर है इनका भी हम अवरोही क्रम में इनको भी हमें याद करना है, ध्यान में रखना है कि सबसे बड़ा, तो दुनिया का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? तो दुनिया का सबसे बड़ा जो महासागर है वो है प्रशांत महासागर। दुनिया का सबसे बड़ा जो महासागर है वो कौन सा महासागर है? प्रशांत महासागर। इसके बाद में दूसरे नंबर का जो सबसे बड़ा महासागर है वो है अटलांटिक महासागर, अटलांटिक महासागर। ये दूसरे नंबर का सबसे बड़ा महासागर हो गया, अटलांटिक महासागर। इसके बाद में तीसरे नंबर की हम बात करें तो तीसरे नंबर का सबसे बड़ा जो महासागर है वह है हमारा हिंद महासागर, जो हमारे भारत के दक्षिण में स्थित है, हिंद महासागर। इसके बाद चौथे नंबर का सबसे बड़ा जो महासागर है वो है अंटार्कटिक, अंटार्कटिक, अंटार्कटिक महासागर। ये भी हमें ध्यान में रखना है। इसके बाद जो सबसे छोटा महासागर है वो है आर्कटिक, आर्कटिक महासागर, ठीक है। ये इस प्रकार से हमारे 5 महासागर हो गए। इनको भी हमें बड़े से छोटे की ओर, यानी कि अवरोही क्रम में ध्यान में रखना है। अवरोही, अवरोही का मतलब है बड़े से छोटे की ओर, ठीक है। अब इसके बाद हम आगे चर्चा करें तो इन महाद्वीपों का, ये रहे हमारे महाद्वीप। मैं मैप के सारे भी आपको समझा देता हूँ कि कौन सा महाद्वीप कहाँ पर है और कौन सा महासागर कहाँ पर है। तो ये रहा हमारे पास उत्तरी अमेरिका महाद्वीप। चलो हम है ना क्रम वाइज ही करते हैं। सबसे पहला सबसे बड़ा जो महासागर है वो रहा एशिया, यानी कि क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जो महाद्वीप है हमारे पास एशिया महाद्वीप है, ठीक है। दूसरे नंबर का जो क्षेत्रफल की दृष्टि से दूसरे नंबर का जो सबसे बड़ा महाद्वीप है वो है अफ्रीका। कौन सा महाद्वीप है? अफ्रीका। ये अफ्रीका यहाँ पर है, ठीक है। इसके बाद में तीसरे नंबर का सबसे बड़ा उत्तरी अमेरिका महाद्वीप हो गया। चौथे नंबर का सबसे बड़ा जो महाद्वीप है वो है हमारे पास दक्षिणी अमेरिका, ठीक है। इसके बाद हम बात करें 5वें नंबर का जो सबसे बड़ा हमारे पास जो महाद्वीप है वो यहाँ पर है, बिल्कुल दक्षिण में। इसको दक्षिणी ध्रुव महासागर भी कहते हैं, सॉरी महाद्वीप कहा जाता है, और इसका नाम है अंटार्कटिका महाद्वीप, सॉरी महाद्वीप, ठीक है, बिल्कुल दक्षिण में है अंटार्कटिका महाद्वीप। ये हमारे 5वें नंबर का सबसे बड़ा हो गया। इसके बाद में छठे नंबर का जो है ये यहाँ पर है यूरोप। छठे नंबर का महाद्वीप कौन सा है? यूरोप। सर्वाधिक कटापटा महाद्वीप, सर्वाधिक कटापटा महाद्वीप कौन सा है? यूरोप महाद्वीप। इनकी विशेषताएं भी हैं, वर्ल्ड ज्योग्राफी में हम पढ़ते हैं जब इन महाद्वीपों को पढ़ा जाता है। इसके बाद जो सबसे छोटा महाद्वीप है 7वें नंबर का ऑस्ट्रेलिया, ये यहाँ पर है ऑस्ट्रेलिया। आपको मैप में भी ध्यान में होना चाहिए कि कौन सा महाद्वीप कहाँ पर है, ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। ये 7 महाद्वीप हो गए।
अब इसके बाद हम महासागरों की बात करें तो महासागर, कौन सा महासागर कहाँ पर है, वो भी आप मैप के जरिए थोड़ा सा मैं समझा देता हूँ आप लोगों को, ताकि ध्यान में रहे। देखो, जो दुनिया का सबसे बड़ा जो महासागर है नंबर 1, ये प्रशांत महासागर। ये प्रशांत महासागर यहाँ पर है, उत्तरी अमेरिका और दक्षिण अमेरिका और जो हमारा एशिया और ऑस्ट्रेलिया, इनके बीच में ये स्थित है प्रशांत महासागर। यहाँ पर भी प्रशांत महासागर, क्योंकि हमारी जो पृथ्वी है आपस में इससे जुड़ी हुई है, इस कारण से प्रशांत महासागर इधर भी है और प्रशांत महासागर इधर भी है। ठीक है, दोनों साइड में, यानी कि उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका के और एशिया और अफ्रीका के, ये इस प्रकार से ये हमारा प्रशांत महासागर है। इसके बाद में जो दूसरा सबसे बड़ा महासागर है अटलांटिक महासागर। अटलांटिक महासागर, ये जो अटलांटिक महासागर है ये उत्तरी अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, यूरोप और अफ्रीका, इनके बीच में स्थित है। इसके बाद हम बात करें तीसरे नंबर में हिंद महासागर। ये हिंद महासागर, हिंद महासागर ये अपना ऑस्ट्रेलिया, भारत, एशिया के दक्षिण, ये भारत, अफ्रीका, इसके बीच में कौन सा महासागर स्थित है, हिंद महासागर। ये हिंद महासागर हो गया। इसके बाद में अंटार्कटिक महासागर। ये अंटार्कटिक महासागर बिल्कुल यहीं पर है, अंटार्कटिका महाद्वीप के यहाँ पर, ये यहाँ पर कौन सा महाद्वीप हो जाएगा, अंटार्कटिक, और इसको दक्षिणी ध्रुव महासागर भी कहा जाता है। ठीक है, इसके बाद में जो सबसे छोटा महासागर है, सबसे छोटा महासागर ये यहाँ पर है, इसको बोलते हैं हम आर्कटिक महासागर। आर्कटिक महासागर। ठीक है, तो इस प्रकार से 5 महासागर और 7 महाद्वीप हो गए, और हमने क्रम वाइज ये पढ़ भी लिया, और क्रम में बड़े से छोटे को, ये भी आप लोगों को ध्यान में होना चाहिए। ठीक है, अब इसके बाद में जब हम पृथ्वी का अध्ययन करते हैं, यानी कि स्थलमंडल और जलमंडल, स्थलमंडल के अंतर्गत हम इन 7 महाद्वीपों का अध्ययन करते हैं, और इन 7 महाद्वीपों को जब हम कंप्लीट पढ़ लेते हैं तो हमारी वर्ल्ड ज्योग्राफी कंप्लीट हो जाती है। ठीक है, और इस वर्ल्ड ज्योग्राफी में एक और टॉपिक है हमारे पास जो है जलमंडल, क्योंकि जो रिट का जो सिलेबस दे रखा है उसमें स्थलमंडल, जलमंडल, वायुमंडल इस प्रकार से दे रखे हैं। तो स्थलमंडल के अंतर्गत ये 7 महाद्वीप पढ़े जाते हैं, और जलमंडल के अंतर्गत 5 महासागर पढ़े जाते हैं। 5 महासागरों के अंतर्गत क्या क्या विशेषताएं होती है वो पढ़ी जाती है। ठीक है, वायुमंडल के अंदर वायुमंडल की जो परतें होती है उनके बारे में पढ़ा जाता है। इस प्रकार से हमारी जो वर्ल्ड ज्योग्राफी के यहाँ से पढ़ी जाती है। अब इसके बाद में थोड़ी सी बेसिक जानकारी होनी चाहिए कि ये महाद्वीप और महासागरों की उत्पत्ति कैसी हुई, क्योंकि जब हम इंडिया ज्योग्राफी पढ़े या राजस्थान ज्योग्राफी पढ़े तो यहाँ से ना कोई बहुत सारी ऐसी भौगोलिक शब्दावलियाँ हैं जो है ना हमें बार बार वहाँ पर आती है। जब भी हम भौतिक स्वरूप पढ़ते हैं, भौतिक विभाजन पढ़ते हैं राजस्थान का, इंडिया का, तो कुछ ऐसी शब्दावलियाँ हैं जो बार बार आती है कि इस भाग का निर्माण इससे हुआ था, तो वो भी हम थोड़ा सा समझने का प्रयास करेंगे, ताकि हम जब आगे ज्योग्राफी पढ़े तो वहाँ पर हमें इन सारी चीज़ों को समझने में आसानी रहे। ठीक है, अब महाद्वीपों और महासागर, यानी कि महाद्वीप और महासागर, इनकी उत्पत्ति कैसे हुई थोड़ा सा हम समझेंगे, ज़्यादा डीपली तो नहीं समझेंगे, क्योंकि ये भूगोल विषय को जो जिनका मेन सब्जेक्ट है, जो फर्स्ट ग्रेड की तैयारी करें, उन लोगों को थोड़ा डीपली पढ़ना पड़ता है, जिनके मूल विषय भूगोल है। ठीक है, बाकी जो हम जैसे सेकंड ग्रेड और कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं उन लोगों को इतना ज़्यादा डीपली पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, सेकंड ग्रेड की बात करें, केवल 10 वर्ल्ड ज्योग्राफी में केवल 10 प्रश्न आएंगे, तो 10 प्रश्नों के लिए आपको इतना डीपली पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। चलो अब बात करते हैं थोड़ा सा कि ये महाद्वीप और महासागर कैसे बने, यानी कि महाद्वीप और महासागरों की उत्पत्ति का बारे में भी हम थोड़ा सा समझेंगे। महाद्वीप व महासागर की उत्पत्ति के सिद्धांत। ठीक है, तो इसके बारे में देखो बहुत सारे ऐसे सिद्धांत दिए गए हैं अलग अलग भूगोलवेताओं के द्वारा। ठीक है, महाद्वीप के प्लेट टेक्टोनिक का सिद्धांत भी है, वेगनर महोदय का महाद्वीपीय प्रवाह का सिद्धांत भी है, एफ.बी. टेलर का भी है, और भी बहुत सारे ऐसे सिद्धांत हैं। ठीक है, तो महाद्वीप और ये महासागर है, इनको थोड़ा सा समझेंगे, बेसिक जानकारियाँ समझनी है, आपको इतना डीपली नहीं समझना है अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग। ठीक है, जिनके भूगोल विषय हैं उनको थोड़ा डीपली पढ़ना पड़ता है, लेकिन जो फर्स्ट पेपर की जो तैयारी करें, जैसे सेकंड ग्रेड या फर्स्ट ग्रेड हैं, रिट है और भी कंपटीशन है, तो उनको इतना डीपली पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। थोड़ा सा हम समझने का प्रयास करेंगे कि प्रारंभ में क्या था। जब हमारी ये पृथ्वी थी, ये पृथ्वी जब हमारी उस अवस्था में जब ये ठंडी हो रही थी, उस अवस्था की हम बात करें तो उस समय क्या था, ये महाद्वीप और महासागर नहीं थे, केवल क्या था, ये हमारी पृथ्वी के 2 ही भाग थे, 2 हिस्से थे हमारी पृथ्वी के। एक जो भाग था ऊपर उठा हुआ भाग था और एक नीचे दसा हुआ भाग था। यानी कि इस प्रकार से मैं आपको समझाने का
इस प्रकार से हमारी पृथ्वी थी। यानी कि ये ऊपर क्या था, बिल्कुल छिलछिला भाग था, उठा हुआ भाग था, ये ऊपर उठा हुआ भाग। इस प्रकार से आप समझते हो, ये जो भाग था ये ऊपर उठा हुआ था, ऊपर उठा हुआ, ठीक है, ऊपर उठा हुआ भाग था ये वाला तो। और एक ये जो भाग था ये नीचे धसा हुआ भाग था, इसमें क्या हो गया, पानी भर गया। क्योंकि जो ऊपर उठा हुआ भाग है इसमें तो पानी रुकेगा नहीं, सारा पानी बहकर कहाँ पर आ गया, अपने ढाल के अनुसार जो निचला भूभाग है, क्योंकि पानी की प्रवृत्ति यही होती है, ठीक है, वो जहाँ जो भी निचला भाग होगा वो वहाँ पर जा करके एकत्रित हो जाता है, ठीक है। तो ये जो ऊपर उठा हुआ भाग था, इस उठा हुआ भाग का हमने नाम दिया पेंजिया। क्या नाम दे दिया इसका, पेंजिया। थोड़ा सा समझना आप, क्योंकि ये शब्द आते हैं जब भी आप कोई सी भी ज्योग्राफी पढ़ोगे, इंडिया ज्योग्राफी, राजस्थान ज्योग्राफी, तो इन जब हम वहाँ भी इनकी उत्पत्ति के बारे में पढ़ेंगे तो वहाँ भी ये शब्द आएंगे, ठीक है। ये पेंजिया, इसका हमने नाम क्या दे दिया, यानी कि जो कठोर भूभाग था ये ऊपर वाला, ठीक है, ये पेंजिया था, ठीक है। इसके बाद बात करें जो नीचे, ये निचला भाग था, ये किस प्रकार का भाग था, निचला। ये किस प्रकार का भाग था, निचला, निचला भाग था, यानी कि 10वां भूभाग था, यानी कि नीचा नीचा था बिल्कुल। इसमें क्या है, सारा पानी आकर के इकट्ठा हो गया है, निचला भाग। इस भाग का हमने क्या नाम दे दिया, इसका नाम हो गया पेंतालासा। पेंतालासा, यानी कि जो निचला भाग था इसको हम पेंतालासा कहते हैं, ठीक है। ये ऊपर उठा हुआ था भाग, इसको पेंजिया नाम दे दिया, और ये जो था निचला भाग इसको पेंतालासा हो गया, ठीक है। अब जो ये पेंजिया है, पेंजिया कठोर भूभाग था, और इसी पेंजिया से क्या है, महाद्वीपों की उत्पत्ति होगी। आपको ये भी ध्यान में रखना है कि महाद्वीप किससे बने, तो पेंजिया से बने। थोड़ा सा आप इसमें भी समझ सकते हो, ये इस प्रकार से था हमारी जो प्रारंभिक अवस्था थी पृथ्वी की। यानी कि ये जो कठोर भूभाग है, बिल्कुल ये वाला जो भूभाग था, ये बिल्कुल कठोर भूभाग था और ऊपर उठा हुआ था। ये जो भाग था, ये ऊपर उठा हुआ भाग, इसका हमने नाम दिया था पेंजिया। क्या नाम दिया, पेंजिया। और ये बिल्कुल आपने दिख रहा होगा, ये नीचे निचला भूभाग था जिसमें पानी भर गया, ये निचला 10वां भूभाग था, ये इस पेंजिया से नीचा था ये, ठीक है। और ये नीचा था तो इसका क्या नाम दिया हमने, पेंतालासा। जहां पर पानी भरा हुआ था, पेंतालासा, ठीक है। अब जो ये पेंजिया था, इस पेंजिया से तो किसकी उत्पत्ति होगी, ये भी आपको ध्यान में रखना है, महाद्वीपों की। महाद्वीप, ये ध्यान में रखना है। सीधा डायरेक्ट प्रश्न पूछ लिए जाते हैं एग्जाम में कि महाद्वीपों की उत्पत्ति किससे हुई, पेंजिया से। ये ध्यान में रखना है, महाद्वीपों की उत्पत्ति किससे हुई, पेंजिया से। और महासागरों की, पेंतालासा, पेंतालासा क्या था, ये महासागर, यानी कि महासागरों की, इसमें क्या है, पानी भरा हुआ था, पानी भरा हुआ था, यानी कि जितने भी महासागर बनेंगे, इन महासागरों की उत्पत्ति किससे होगी, महासागरों की उत्पत्ति किससे होगी, पेंतालासा से, यानी कि महासागर। ये भी आपको ध्यान में रखना है कि पेंजिया से क्या बने, महाद्वीप बने, और पेंतालासा से किसकी उत्पत्ति हुई, महासागरों की। ये प्रारंभिक स्थिति इस प्रकार की थी। अब आगे धीरे धीरे क्या होगा, समय ऐसे धीरे धीरे क्या है, समय गुजरता गया, पृथ्वी क्या है और ज्यादा से ज्यादा ठंडी होती गई, और ये क्या हो जाएगा, कालांतर में जाके के इस पेंजिया के भी 2 भाग हो जाएंगे, ठीक है। पेंजिया के 2 भाग किस प्रकार होंगे, यानी कि देखो ये हमारे पास पेंजिया था, ये तो हमारे पास क्या था, ये जो हमारे ये पेंतालासा हो गया बाहर वाला, ठीक है। ये पेंतालासा में इस प्रकार से पानी भरा हुआ था, और ये पेंजिया का क्या हो गया, 2 भाग हो गए, ऐसे समझो आप। ये पेंजिया जो था पहले एक ही था, अब इसके क्या हो गए, 2 भाग हो गए, ठीक है। ये इस प्रकार से इसके 2 भाग हो गए। तो ये क्या हुआ, जैसे ये पेंजिया टूटा तो बीच में क्या हो गया, ये जो पेंतालासा था इसका जला के यहां पर भर गया, ठीक है। तो इससे क्या हुआ, जो ये ऊपर वाला जो भाग था, ये जो भूभाग था, इसका नाम दिया हमने, इसको हम अंगारा लैंड के नाम से जानते हैं, अंगारा लैंड। लारेशिया भी कहा जाता है इसको, ध्यान में रखना, लारेशिया। और ये जो ये वाला भाग था, इसका नाम क्या दे दिया, गोंडवाना, गोंडवाना लैंड। इसको किस नाम से जानते हैं, गोंडवाना लैंड। और जो ये बीच का जो भूभाग था, बीच वाला, ये जहां पर पेंतालासा का पानी आकर के भर गया, क्योंकि जैसे दोनों भाग टूटे बीच में पानी आके भर गया, इसका नाम दे दिया हमने तेतीस सागर, तेतीस सागर, ठीक है। इसका क्या नाम हो गया, तेतीस सागर। तो इस प्रकार से
आगे जैसे प्रारंभ में जो था ये पेंजिया था, पेंजिया पूरा आपस में एक ही था, ऊपर उठा हुआ भाग पेंजिया था और नीचे जो ये नीचे का जो भूभाग था ये पूरा जो भूभाग था ये पेंतालासा था, ठीक है। पेंजिया था, पेंजिया आगे जाकर के क्या हुआ, ये पहले एक ही था पेंजिया, आगे जाकर के क्या हो गया, पेंजिया दो भागों में टूट गया। ऊपर वाला जो भाग था उसको हम अंगारा लैंड कहते हैं, नीचे का जो भाग था इसको गोंडवाना लैंड, ठीक है। इसके बाद में ये बीच का जो भूभाग था ये टेटिस सागर हो गया। अब धीरे धीरे क्या हुआ, ये जैसे ये पेंजिया टूटा, अब पेंजिया का ऊपर वाला भाग जो अंगारा लैंड है ये भी क्या होगा, ये भी टूटेगा। इसके बाद में जो गोंडवाना लैंड है ये भी टूटेगा। इससे क्या होगी, महाद्वीपों की उत्पत्ति होगी। यानी कि जिस प्रकार से अंगारा लैंड है, अंगारा लैंड के क्या होंगे, अलग अलग भाग। जैसे अलग अलग भाग, जैसे मान लो यहाँ से टूटा, ऐसे टूट गया है, तो ये बीच में क्या है, पानी भर जाएगा। पानी भर जाएगा तो इससे नए महासागर की उत्पत्ति हो जाएगी और ये जो इधर की जो प्लेट है ये टूटकर अलग चले जाएगी। इसका नाम हम अलग महाद्वीप दे देंगे। थोड़ा सा इनको भी समझेंगे हम कि किस प्रकार ये टूटे, ठीक है। तो ये थोड़ा सा ये भी समझ लो, ये लोरेशिया भी है, ये ऊपर वाला जो है इसको हमने अंगारा लैंड नाम दिया था, अंगारा लैंड, ठीक है। ये नीचे का था ये गोंडवाना लैंड, गोंडवाना लैंड। और जो ये हमारे पास पेंतालासा था इसका पानी भर गया था यहाँ बीच में, इसलिए इसका क्या नाम दे दिया था हमने, टेथिस सागर, टेथिस सागर, ठीक है। ये इस प्रकार यहाँ से बिल्कुल ये ऊपर वाला अंगारा लैंड, नीचे वाला गोंडवाना लैंड, बीच में पानी भर गया, टेथिस सागर हो गया, ठीक है। इसके बाद में ये इसमें भी समझ सकते हो आप, ये ऊपर इसको लोरेशिया भी कहा जाता है, नीचे का गोंडवाना लैंड हो गया, टेथिस सागर हो गया, ठीक है। अब इसके बाद देखो, अब ऊपर का जैसे ये गोंडवाना लैंड है, गोंडवाना लैंड से कौन कौन से महाद्वीप बने और अंगारा लैंड से कौन कौन से महाद्वीप बने ये भी हम समझेंगे। देखो ये लगभग 225 मिलियन साल पहले की हम बात करें तो ये इस प्रकार से एक ही था। यानी कि ये पेंजिया था, ये वाला ये जो कठोर भूभाग था ये पूरा पेंजिया है, और ये वाला जो भूभाग था ये क्या था, पेंतालासा है। ये पेंतालासा था और ये पूरा पेंजिया था यहाँ पर, और ये इधर वाला जो जहाँ पानी भरा हुआ था ये पेंतालासा था। अब धीरे धीरे क्या हुआ, ये 225 मिलियन वर्ष पहले की घटना है। इसके बाद अगर अपन बात करें 150 मिलियन साल बाद क्या हुआ, जब 150 मिलियन साल पहले की बात करें तो ये देखो ये जो पेंजिया था दो भागों में टूट गया था, हमने पढ़ा था। ऊपर वाला जिसको हमने लारेशिया नाम भी दिया है, यार इसको अंगारा लैंड भी कहा जाता है, और ये नीचे वाला भाग था इसका हमने गोंडवाना लैंड, ये दोनों भाग, ठीक है। इसके बाद क्या हुआ, जैसे जैसे यानी कि ये ऊपर वाला जो था ये तो अंगारा लैंड हो गया था अपना, ये अंगारा लैंड, ठीक है। ये नीचे वाला गोंडवाना लैंड है। अब क्या हुआ, आज के लगभग 100 मिलियन साल पहले जब इसका भी क्या हुआ, अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड आपस में टूटे। यानी कि यहाँ पर देखो आप, ये एशिया महाद्वीप है, ये अफ्रीका, यूरोप, ये यहाँ पर, और ये है हमारे पास उत्तरी अमेरिका महाद्वीप। तो पहले क्या था, ये ऊपर का जो भाग था ये आपस में जुड़ा हुआ था, और इसको हमने क्या नाम दिया था, अंगारा लैंड दिया था, ठीक है। ये ऊपर का है बिल्कुल, ये पूरा आपस में जुड़े हुए हैं, ये इसको हमने अंगारा लैंड नाम दिया। अब इसमें क्या हुआ, जो ये यूरेशियन प्लेट यानी कि यूरोप और एशिया, इस यूरेशियन प्लेट से ये नॉर्थ अमेरिकन प्लेट है, ये अलग हो गई। ये यहाँ से ये देखो इधर, ये पहले आपस में जुड़ी हुई थी, अब यहाँ देखो आप, ये यूरोप और एशिया, ये इसको यूरेशियन प्लेट बोलते हैं, ये यूरेशियन प्लेट है। अब इससे क्या हुआ, ये जो नॉर्थ अमेरिका और ये यूरेशियन प्लेट आपस में यहाँ पर देखो जुड़ी हुई थी, ये अलग हो गई, ठीक है। इसके बाद में यहाँ देखिए अपन, ये अफ्रीकन प्लेट है, इस अफ्रीकन प्लेट से साउथ अमेरिकन प्लेट, ये अफ्रीका थी, इससे साउथ अमेरिका जो अमेरिका है ये प्लेट अलग हो गई। यहाँ बीच में पानी भर जाएगा तो ये तो महाद्वीपों की उत्पत्ति हो गई। इधर ये उत्तरी अमेरिका महाद्वीप बन गया और इधर दक्षिण अमेरिका महाद्वीप बन गया, ये अफ्रीका महाद्वीप हो गया। बीच में क्या है, जो पेंतालासा था पहले चारों तरफ, यहाँ पर पानी आ गया, पानी भर गया, और इस पानी भरने के कारण यहाँ पर एक नए महासागर की उत्पत्ति हो जाएगी। और उस महासागर का नाम क्या था, उस महासागर का नाम हमने बताया है। देखो यहाँ पर कौन सा महासागर था, अटलांटिक महासागर, ये नया महासागर बन गया अटलांटिक महासागर। क्यों बना, क्योंकि देखो पहले इसमें आप ध्यान से देखो, यहाँ पर ये नॉर्थ अमेरिका, एशिया और यूरोप आपस में जुड़े हुए हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पर देखो जो यूरेशियन प्लेट थी, यूरोप और एशिया, यहाँ पर इससे नॉर्थ अमेरिकन प्लेट अलग हो गई। और इधर यहाँ देखो अफ्रीका और जो साउथ अफ्रीका और ये साउथ अमेरिका आपस में जुड़ी हुई थी, यहाँ पर अलग हो गई, बीच में जगह हुई, यहाँ से पानी भर गया, इससे अटलांटिक महासागर का निर्माण हो गया। इसी प्रकार क्या हुआ, देखो यहाँ ध्यान से देखो, ये इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट, ये यहाँ अगर इसमें आप ध्यान से देखोगे, यहाँ पर
यहाँ से ज़्यादा बेटर समझ में आएगा। ये ऑस्ट्रेलियन ये इंडिया है, यहाँ पर ये इंडिया है, ये ऑस्ट्रेलिया है, ये इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट बोलते हैं इसको। और ये जो अंटार्कटिका वाली जो प्लेट है ये यहाँ पर है। लेकिन इसको आप यहाँ पर देखो, इस पे देखो, ये इंडिया वाली प्लेट है, यहाँ अलग हो गई, ऑस्ट्रेलियन इंडो और ऑस्ट्रेलियन प्लेट आपस में अलग हो गई, ठीक है। इसके बाद में जो अंटार्कटिका वाली प्लेट है ये आप अभी भी यहाँ पर जुड़ी हुई है। अब इस पे आप ध्यान से देखो, ये जो इंडिया और ऑस्ट्रेलियन प्लेट यहाँ पर जुड़ी हुई है। अब यहाँ देखो आप ध्यान से, ये ऑस्ट्रेलियन प्लेट यहाँ पर हो गई और इंडिया की जो प्लेट थी ऊपर की ओर खिसक गई। ये इंडिया वाली जो प्लेट है ऊपर आकर के अपना इंडिया यहाँ पर है, यहाँ पर आ गया। तो इस प्रकार से यहाँ पर, और जो अंटार्कटिका महाद्वीप वाली जो प्लेट है ये इधर आ गई, आपस में खिसक गई। तो इनके बीच में जो यहाँ पर भी पानी भर गया, जल भर गया, प्लेटें जैसे अलग हुई। तो इससे कौन से महासागर का निर्माण हो जाएगा? यहाँ पर हिंद महासागर का निर्माण हो गया, ठीक है। इसी प्रकार से इन महाद्वीपों की उत्पत्ति हुई है। ये थोड़ा सा यहाँ से समझेंगे हम। अब हमको मेन जो चीज समझनी है कि कौन सी प्लेट से कौन से महासागर बने, ठीक है। यानी कि जैसे परीक्षा की दृष्टि से हम इनको समझने का प्रयास करेंगे यहाँ से, कि आपसे पूछे कि अंगारा लैंड से कौन से महाद्वीप बने, गोंडवाना लैंड से कौन से महाद्वीप बने, तो थोड़ा सा ये समझना है हमें, ठीक है। तो इसको समझने के लिए यहाँ से चलेंगे अपन। देखो यहाँ से ये इधर वाला जो भाग है, ये इधर वाला जो भूभाग है, इसको हमने नाम दिया था ऊपर वाले को अंगारा लैंड। यानी कि ये वाला जो भाग था इसका हमने क्या नाम दिया था? पेंजिया के दो भाग हो गए थे। दो भागों में से ऊपर वाला जो भाग था इसको हमने लारेशिया नाम भी दिया था, और एक नाम है इसका अंगारा लैंड। इसका क्या नाम है? अंगारा लैंड। इसको आप बिल्कुल ध्यान से समझना, यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं बहुत सी बार, ठीक है। और नीचे वाला जो था ये था हमारे पास यहाँ पर, इधर निचला जो था इसका हमने किस नाम से जानते हैं? गोंडवाना लैंड से। एक सेकेंड, ये निचला वाला था, इसको किस नाम से जाना जाता था? गोंडवाना लैंड। ये वाला भाग है, ये है हमारे पास गोंडवाना लैंड। बिल्कुल ध्यान से समझना है। ये ऊपर वाला था, ये था अंगारा लैंड, अंगारा लैंड। अब ध्यान से समझना है बिल्कुल। अगर आप मैप के अकॉर्डिंग पढ़ोगे तो रटने की आवश्यकता नहीं है, बिल्कुल भी रटने की आवश्यकता नहीं है। आप इसको ध्यान से देखोगे, उसमें आप समझ जाओगे कि कौन सा महाद्वीप किससे बना है, ठीक है। बिल्कुल आपको ध्यान से समझना है। अब देखो अंगारा लैंड जो है, अंगारा लैंड की हम बात करें, ये ऊपर वाला हो गया ये। यानी कि अब देखो अंगारा लैंड, अब अंगारा लैंड से कौन कौन से महाद्वीप बने आप बिल्कुल आप खुद ही बता दोगे। देखो ये अंगारा लैंड है, अंगारा लैंड से कौन कौन से बने? ये कौन सा महाद्वीप है? ये एशिया है, एशिया। यानी कि एक तो एशिया महाद्वीप की उत्पत्ति किससे हुई है? अंगारा लैंड से, ठीक है। एशिया महाद्वीप की उत्पत्ति किससे हुई है? अंगारा लैंड से। इसके बाद में यहाँ पर कौन सा महाद्वीप है? यूरोप। तो यूरोप महाद्वीप की उत्पत्ति भी किससे हुई है? अंगारा लैंड से, ये भी ध्यान में रखना है। इसके बाद यहाँ पर कौन सा महाद्वीप है? ये है उत्तरी अमेरिका, ठीक है, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप। यानी कि अंगारा लैंड से कितने महाद्वीप बने? तो अंगारा लैंड से 3 महाद्वीप बने। एक तो एशिया है, दूसरा यूरोप है, और तीसरा कौन सा है? तीसरे नंबर का कौन सा है? उत्तरी अमेरिका। ये ध्यान में रखना है। इनका निर्माण किससे हुआ है? अंगारा लैंड से हुआ है, ठीक है। अब बात करें हम, नीचे आ जाओ, नीचे गोंडवाना लैंड की बात करें तो गोंडवाना लैंड में देखो ये कौन सा महाद्वीप है? दक्षिण अमेरिका महाद्वीप, ठीक है। इसके बाद में इससे किसका निर्माण हुआ है? अफ्रीका, ठीक है। तीसरे नंबर में ऑस्ट्रेलिया की उत्पत्ति किससे हुई है? गोंडवाना लैंड से, ठीक है। और एक यहां पर भी अपने पास निचले था, नीचे एक महाद्वीप था, महाद्वीप का नाम क्या था? महाद्वीप का नाम था अंटार्कटिका महाद्वीप। यानी कि गोंडवाना जो लैंड है, गोंडवाना लैंड से कितने महाद्वीपों की उत्पत्ति हुई है? देखो एक दक्षिण अमेरिका, 1 2 3 4, यानी कि गोंडवाना लैंड से कितने महाद्वीप बने? 4। अंगारा लैंड से कितने महाद्वीप बने? 3। ध्यान में रखने हैं, नाम भी ध्यान में रखने हैं, पूछा जा सकता है एग्जाम में कि गोंडवाना लैंड से, निम्न में से गोंडवाना लैंड से निर्मित महाद्वीप कौन सा है, या निम्न में से अंगारा लैंड से निर्मित महाद्वीप कौन सा है, ठीक है। इसके अलावा आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है वो ध्यान में रखनी है, जो प्रायद्वीपीय भारत है अपना, प्रायद्वीपीय भारत, ये रहा अपना भारत। इस प्रायद्वीपीय भारत का निर्माण भी किससे हुआ है? गोंडवाना लैंड से। जबकि भारत क्या है? एशिया महाद्वीप का एक हिस्सा है। यहां ध्यान से कहना, क्योंकि एशिया महाद्वीप है जो अंगारा लैंड से बना है, तो भारत, आप सोचोगे कि भारत फिर गोंडवाना लैंड का हिस्सा कैसे हुआ, ठीक है। तो ये ध्यान में रखना है। यानी कि 4 महाद्वीप जो है गोंडवाना लैंड के साथ हमारा भारत भी किससे बना है?
गोंडवाना लैंड का हिस्सा है, ठीक है, ये ध्यान में रखना है। तो इस प्रकार इन महाद्वीपों की उत्पत्ति होती है और यहाँ से बहुत सी बार प्रश्न पूछे जाते हैं। जब आप इंडिया की ज्योग्राफी पढ़ोगे, राजस्थान ज्योग्राफी पढ़ोगे, तो यहाँ इससे संबंधित आएंगे, क्योंकि जब हम भारत के भौतिक विभाजन पढ़ोगे, आप हिमालय पढ़ोगे, हिमालय का निर्माण किससे हुआ, टेथिस सागर से। जैसे आप प्रायद्वीप पठार की बात करोगे तो वहां पर नाम आएगा गोंडवाना लैंड। राजस्थान के संदर्भ में बात करें तो राजस्थान में भी ऐसे आता है। अरावली का निर्माण किससे हुआ, गोंडवाना लैंड से। हाडोती पठार का निर्माण किससे हुआ, गोंडवाना लैंड से, ठीक है। तो इसी इनको हम बेसिक जो चीजें हैं, क्योंकि जब हम आगे पढ़ेंगे इंडिया का भूगोल पढ़ेंगे, राजस्थान का भूगोल पढ़ेंगे, तो वहां पर ये चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और एग्जामिनर क्या है, सिलेबस के ऐसा कोई बेसिक चीजें हैं ये, तो यहाँ से ना एक दो प्रश्न जरूर पूछे जाते हैं, ठीक है। तो ये सब आपको ध्यान में रखने हैं। अब देखो थोड़ा सा आपको एक अलग से मैं यहाँ पर देखो, दो भाग थे हमारे पास, गोंडवाना लैंड और अंगारा लैंड। तो ये भी आप यहाँ पर नोट कर लो कि अंगारा लैंड से कौन कौन से महाद्वीप बने, ठीक है। एक तो हो गया हमारे पास अंगारा लैंड। अब अंगारा लैंड से कौन कौन से बने थे मैंने मैप के से भी बता दिया आपको, इसे भी बता दिया, आपको ध्यान होना चाहिए। फिर भी हम लिख देते हैं, देखो नंबर 1 बनाता है, एक तो एशिया, ठीक है, उत्तरी एशिया, ये किससे बना है, अंगारा लैंड से। और दक्षिणी एशिया का कुछ भाग है जो गोंडवाना लैंड से भी बने हैं, जैसे अपने भारत की बात करें हम, ठीक है। एक तो एशिया हो गया, दूसरे नंबर पे यूरोप, और तीसरे नंबर पे कौन सा हो गया, उत्तरी अमेरिका। ये ध्यान में रखना है, उत्तरी अमेरिका। यानी कि अंगारा लैंड से 3 महाद्वीप बने हैं, बिल्कुल ध्यान में रखने हैं। एशिया है, यूरोप है, उत्तरी अमेरिका है। इसके बाद में गोंडवाना लैंड, गोंडवाना लैंड। और गोंडवाना लैंड से कौन कौन से बने हैं, देखो नंबर 1 बात करें तो एक तो हो गया हमारे पास दक्षिणी अमेरिका, ठीक है, एक हो गया अफ्रीका, ठीक है, एक हो गया हमारे पास ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया के बाद में एक हो गया चौथे नंबर पे अंटार्कटिका, अंटार्कटिका, ठीक है। और इसके साथ ही आप एक और जोड़ लो प्लस भारत, ताकि ध्यान में रहे। ये आपको ध्यान में होना चाहिए। अंगारा लैंड से 3 महाद्वीप बने हैं, गोंडवाना लैंड से 4 महाद्वीप बने हैं, ठीक है। इसके अलावा अब इन इस प्रकार से बेसिक की चीजें होगी, थोड़ा थोड़ा हमने ये समझ लिया। अब जब हम मान लो यहाँ से हम फिर डिवाइड कर लेते हैं कि हमें कौन सा चैप्टर कैसे पढ़ना है। जैसे वर्ल्ड ज्योग्राफी है तो वर्ल्ड ज्योग्राफी में हम इन 7 महाद्वीपों का अध्ययन करते हैं, महासागरों का अध्ययन करते हैं, ठीक है। इंडिया ज्योग्राफी को हम ऐसे ही पढ़ते हैं, क्योंकि आप इंडिया ज्योग्राफी पढ़ने के लिए हमें एशिया महाद्वीप, क्योंकि इंडिया एशिया महाद्वीप का एक भाग है, ठीक है। तो इस प्रकार से ये एक ज्योग्राफी की बेसिक थी। ये उन विद्यार्थियों के लिए थी जो बिल्कुल जीरो से तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए है कि आप किस प्रकार से अपनी ज्योग्राफी पर पकड़ बनाओ। बेसिक चीज़ें आपको जब तक नहीं समझ में नहीं आएगी तब तक आप है ना बिल्कुल कंफ्यूज रहोगे ज्योग्राफी पढ़ने में। तो ये सब चीज़ें हैं। और यहाँ से है ना बिल्कुल 1-2 प्रश्न जरूर आते हैं, क्योंकि आप पिछले पेपर भी देखा करो, वहाँ से ग्राम सेवक का पेपर था, वहाँ से बिल्कुल महासागरों का अवरोही क्रम में पूछ लिया था उसने, ठीक है, कि निम्न में से अवरोही क्रम में महासागरों का अवरोही क्रम छांटिए, इस प्रकार के प्रश्न थे। तो इस प्रकार से पूछ लिए जाते हैं और बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं इसमें। तो थोड़ा सा आप इनको ध्यान से पढ़ना समझना, ठीक है। ये लो स्टॉप कर दिया मैंने, अब देखो देखे एक लोड ले लेना, अब वो कर लो तो हम एंड करके लोड।